कंट्राडिक्शन टेक्निक में होता क्या है? हाँ, ये बड़ी, जिसको प्रूव करना है उसी का निगेटिव लेके चलोगे, जिसको प्रूव करना है उसका निगेशन लेके चलोगे, और कुछ ऐसी चीज़ पे पहुंचोगे जो संभव नहीं है, जो पॉसिबल नहीं है। एब्सर्डनेस उसको बोलते हैं मैथमेटिक्स में, यानी कुछ कंट्राडिक्शन टाइप आ जाएगा। ठीक है, ठीक। और वो कंट्राडिक्शन किस वजह से आता है? जो आप उसका निगेटिव लेके चल रहे हो, उसी की वजह से आ रहा है। इसका मतलब वो जो आप उसका निगेशन लेके चल रहे हो वो बात गलत है, क्योंकि उसी की वजह से वो आ रहा है कंट्राडिक्शन, तो वो बात गलत है। फिर सही क्या होगा? जो एक्चुअल में आपको दिखाना है वो आपका क्या हो जाएगा? सही। कंट्राडिक्शन टेक्निक सिर्फ इतनी ही होती है और उसमें कुछ नया नहीं होता है। जगह जगह मैं करूँगा यही होगा। ठीक है, यही होगा। जैसे बहुत लोग कहते हैं कि इम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट होता है, लेकिन मेरे विद्यार्थी बाकायदा आर्गुमेंट के साथ बता सकते हैं क्यों। आधा रटवा देते हैं कि इम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट होता है, नोट में लिखवा दें इम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट होता है। क्यों होता है भैया? क्यों होता है? मैथमेटिक्स तो विदाउट आर्गुमेंट तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, वो कक्षा 12 की बात हो गई, या वो हाई स्कूल बात हो गई कि आपको रटवा दिया कि कोई सेट है उसका ए सबसेट होगा और फाई हमेशा सबसेट होगा। यहाँ सब चीज का आपको रीजन देना पड़ेगा क्यों ए का सबसेट है। आपके कॉपी में आर्गुमेंट है। ठीक है, बाय डेफिनेशन क्यों इम्प्टी सेट ए का सबसेट है, यू हैव द आर्गुमेंट। ठीक है, यू हैव द आर्गुमेंट कि इस वजह से इम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट है। ऐसा नहीं कि ओकल में आप बोल दे रहे हो कि इम्प्टी सेट, और ये तो इम्प्टी सेट तो एग्जाम्पल 2 हो गया था ना। जो लोग नए हैं वो लोग यहीं से समझे, उनको पूरा समझ में आएगा। ठीक है, और पीछे वाला आप लोग नोट कर लीजिए। मेरी क्लास की एक खासियत है, जिस दिन से आओगे उस दिन से तुमको पूरा समझ में आएगा। पीछे वाला आप नोट करते जाओ, मुझसे डिस्कस करते जाओ। मैं क्लास के बाद 10 मिनट रुकता हूँ बाहर, 10-15 मिनट बाहर रुकता हूँ। जो भी आपको पूछना है यू कैन आस्क मी। ठीक है, तो नोट उसी के आगे कैरी ऑन करो। रियल एनालिसिस में एक एग्जाम्पल हुआ, 2 एग्जाम्पल हुआ, अब उसी में नोट लिखो। ठीक है, नोट मेरे कॉपी में खूब ढेर सारे नोट्स होते हैं। मैं बार बार कहता हूं ना, द नोट्स ऑफ माई क्लास नोट्स इज इक्विवेलेंट टू ऑक्सीजन फॉर माई बॉडी। ठीक है, तो इसको एक बार जरूर आपको देखना चाहिए। नोट क्या है कि इफ ए कोई सेट है ए, ठीक है, इफ ए इज इम्प्टी सेट, अगर ए आपका इम्प्टी सेट है, अगर जो सेट ले रहे हो वो इम्प्टी सेट है, ये सिंबल इम्प्टी सेट के लिए है। इफ ए इज इम्प्टी सेट, देन इसके क्या क्या सबसेट्स हो सकते हैं? अगर आपका सेट ही इम्प्टी सेट है तो इसके क्या सबसेट्स हो सकते हैं? केवल इम्प्टी सेट, इसके अलावा और कोई सबसेट हो सकता है? देन फाई इज द ओनली सबसेट्स ऑफ ए, और ए ही आपका फाई है। यानी इम्प्टी सेट का केवल एक ही सबसेट होगा, इम्प्टी सेट। ठीक है, इम्प्टी सेट विच इज आपको दोनों एग्जाम्पल को अप्लाई करना। आपको सिखाया गया था कि अगर कोई सेट ए है उसका ए भी सबसेट होता है, और इसको क्या बोलते हो? इम्प्रॉपर सबसेट। अगर कोई सेट ए है तो उसका ए भी सबसेट होता है, और उसको क्या बोलते हो? इम्प्रॉपर सबसेट। तो ए की जगह आपका फाई है, यानी आपका सबसेट, आपका जो गिवन सेट है वो फाई है, तो इसका एक सबसेट खुद ये होगा, फाई खुद ये होगा, ए सबसेट ऑफ ए सबसेट ऑफ ए। इसको फाई जो होगा, क्योंकि ए भी आपका इम्प्टी सेट है और ए भी आपका ए सबसेट ऑफ ए जैसा समझो, ए सबसेट ऑफ ए जैसा समझो, तो फाई इसका, तो अगर ऐसा होता है तो फिर इसको फाई को क्या बोलोगे? इम्प्रॉपर सबसेट। ठीक है, इम्प्रॉपर सबसेट, क्योंकि ए भी आपका फाई है, तो ए को ए का सबसेट ए भी होता है, तो फाई को एज ए फाई का सबसेट देखोगे, एक नाम उसका क्या होगा? इम्प्रॉपर। ठीक है, और एज वेल एज फाई को आप ट्रिवियल सबसेट भी बोलते हो। तो इस केस में अगर ए इम्प्टी सेट है, देन फाई इज द ओनली सबसेट्स ऑफ ए विच इज इम्प्रॉपर। ये इम्प्रॉपर भी होगा, इम्प्रॉपर एज वेल एज ट्रिवियल सबसेट ऑफ फाई।
यानी इम्पटी सेट का एक ही सबसेट होगा, वही इम्प्रॉपर भी होगा, वही ट्रिवियल भी होगा, वही ट्रिवियल भी होगा। ठीक है, इम्प्रॉपर इस वजह से हो रहा है क्योंकि ए भी आपका यहाँ इम्पटी सेट है, तो ए सबसेट ऑफ ए भी ए सबसेट ऑफ ए वाली कंडीशन पूरा कर रहा है, इस वजह से इम्प्रॉपर हो गया। और फाई खुद ए का, फाई तो हर सेट का सबसेट होता है, उस वजह से फाई ट्रिवियल सबसेट हो गया। ठीक है, तो इम्पटी सेट अगर आपका सेट है तो उसके पास एक ही सबसेट होगा, फाई ही, और वो दोनों होगा इम्प्रॉपर एज वेल एज ट्रिवियल। ठीक है, एज वेल एज ट्रिवियल। अभी मैं लिखवाऊंगा, अब तुम लोग थोड़ा दिमाग आप लोगों का काम चालू करना शुरू कर दिया, वो जस्ट आगे आने वाला है। ठीक है, इफ ए इज नॉट इक्वल टू 5, अगर ए आपका नॉन इम्पटी सेट है, यहां भी देखना पड़ता है क्योंकि अगर ए आपका नॉन इम्पटी सेट है, ठीक है, देन ए के दो सबसेट्स हमेशा होंगे, तय बात है ना। एग्जाम्पल 1 एग्जाम्पल 2 ये तो कहता है कि अगर ए नॉन इम्पटी सेट है तो ए के दो सबसेट्स हमेशा होंगे, एक खुद ए और एक इम्पटी सेट, एक इम्पटी सेट। देन ए हैज एट लीस्ट, कम से कम दो सबसेट इसके पास होगा ही होगा, एटलीस्ट टू सबसेट्स, टू सबसेट्स। ठीक है, फर्स्ट वन इज खुद ए ही होगा। ठीक है, और अगर ए का सबसेट, उसको क्या बोलते हो, इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर, ऐसे तीर बना के लिख देना, इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर सबसेट। दूसरा इम्पटी सेट भी इसका सबसेट होगा, ये दो एग्जाम्पल प्रूव कर चुके ना। ए अगर नॉन इम्पटी सेट है उसके पास कम से कम दो सबसेट हमेशा होंगे, एक ए खुद और एक इम्पटी सेट। ठीक है, तो दूसरा इम्पटी सेट जो क्या कहलाता है, ट्रिवियल सबसेट, ट्रिवियल सबसेट ऑफ ए, और ये इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। तो अगर इम्पटी है, अगर आप नोट में देखो, अगर ए इम्पटी है तो उसके पास केवल एक ही सबसेट होगा और वही ट्रिवियल भी होगा, वही इम्प्रॉपर भी होगा। और अगर ए आपका नॉन इम्पटी सेट है तो उसके पास कम से कम दो सबसेट हमेशा होंगे, एक ए खुद जो कि इम्प्रॉपर सबसेट कहलाता है और एक इम्पटी सेट जो कि ट्रिवियल सबसेट कहलाता है। इसके अलावा जो सबसेट होंगे, अदर द सबसेट्स, जो ये पूछ रहा था, सबसेट्स अदर देन ए, यानी ए के अलावा जो सबसेट होंगे, भाई ए का सबसेट ए तो हमेशा होगा, ए के अलावा जो सबसेट होंगे वो कहलाएंगे, ए को क्या बोलते हो, इम्प्रॉपर सबसेट। तो ऐसा सबसेट जो ए नहीं है, ए के अलावा है, उसको क्या बोलोगे फिर, बिल्कुल ठीक है, अदर सबसेट अदर देन ए इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट ऑफ, प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ए, प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ए। टर्मिनोलॉजी को भूबहू ऐसे पकड़ने की कोशिश करो। आप बताओ आप क्या लिखे हो कि सबसेट्स अदर देन ए, यानी ए के अलावा जो सबसेट्स होंगे उनको क्या बोलोगे, प्रॉपर सबसेट्स। तो इम्पटी सेट भी ए का सबसेट है, जो ए के अलावा सबसेट है, ए तो नहीं है ना। क्या गिरा है, ठीक है, तो चलो कोई नहीं, ठीक है, गिर जाता है कभी कभी। बॉटल पीने के लिए लाते हो कि गिराने के लिए लाते हो, ठीक है। अच्छा ठीक है, तो सबसेट्स अगर ए आपका नॉन इम्पटी सेट है तो सबसेट्स अदर देन ए इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ए। इस डिफिनीशन से इम्पटी सेट इसका क्या कहलाएगा, हाँ अप्लाई करना आपको डिफिनीशन आना चाहिए, ठीक है। तो सो फाई इज ए प्रॉपर सबसेट, फाई इज ए प्रॉपर सबसेट, फाई इज ए, यानी इम्पटी सेट इज ए प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, फुल स्टॉप, ठीक है। इसका मतलब ए के अलावा जो भी सबसेट होगा वो क्या कहलाएगा, प्रॉपर सबसेट।
तो बार बार आपसे कभी कभी जब आप कहीं इंटरव्यू देने गए पूछा जाता है कि इम्पटी सेट प्रॉपर सबसेट होता है, होता है, केवल ए ही इम्प्रॉपर होता है, उसके अलावा सारे सबसेट्स क्या होंगे, प्रॉपर। ठीक है, अगली बात लिखो, ये लिख लिए पूरा, तुम लोग लिख लो तभी मैं आगे बढ़ाऊं, गलत मत उतारना कभी भी। जो मैं लिख रहा हूं एनालिसिस में एक चीज मैं बार बार करता हूं, कम सीखना ज्यादा अच्छा है रादर की गलत सीखना। ठीक है, तो सही सही उतारना। ठीक है, हाँ, किसमें ट्रिवियल और प्रॉपर भी है, ट्रिवियल तो है ही है, दोनों है, ट्रिवियल प्रॉपर दोनों हो गया, ट्रिवियल तो था ही, अब एक नाम और हो गया, प्रॉपर सबसेट भी है। ठीक है, अगली बात क्या लिखो, ठीक है, कि सबसेट्स ऑफ ए अदर देन 5, यानी ए के सबसेट्स जो इम्पटी नहीं है, इम्पटी के अलावा जो सबसेट्स हैं, तो इम्पटी को आप क्या बोलते हो, ट्रिवियल। तो जो इम्पटी के अलावा सबसेट होंगे क्या बोलोगे, नॉन ट्रिवियल। तो सबसेट ऑफ ए अदर देन 5 इज कॉल्ड नॉन ट्रिवियल। नॉन ट्रिवियल सबसेट ऑफ ए। अब अगर ये बात कह रहे हो, इम्पटी सेट को ही ट्रिवियल बोला जाएगा, इम्पटी सेट के अलावा जो भी सबसेट होगा वो क्या कहलाएगा, नॉन ट्रिवियल। तो ए का क्या होगा, नॉन ट्रिवियल इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर भी तो है, नॉन ट्रिवियल इम्प्रॉपर। तो सो ए इज नॉन ट्रिवियल, क्योंकि इम्पटी नहीं है तो नॉन ट्रिवियल, और इम्प्रॉपर तो होता ही है, नॉन ट्रिवियल इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। ये सब आप दूसरे वाले केस में चल रहे हैं जब आपका ए नॉन इम्पटी है, जब आपका ए नॉन इम्पटी है। जब ए इम्पटी है तो उसके पास एक सबसेट होगा, वही ट्रिवियल होगा, वही इम्प्रॉपर होगा, उसके पास और कोई सबसेट होगा ही नहीं। ये सारा डिस्कशन किस में चल रहा है, जब ए आपका नॉन इम्पटी है उसमें। ठीक है, नॉमेनक्लेचर पकड़ने की कोशिश करो। ठीक है, अब एक सबसेट लेट बी बी ए सबसेट ऑफ ए, बी ए का सबसेट है सच दैट बी ए का सबसेट है सच दैट कि बी न तो इम्पटी सेट है, ठीक है, एंड बी इज नॉट इक्वल टू ए। ठीक है, फुल स्टॉप। यानी बी एक ऐसा सबसेट है ए का, यानी इम्पटी और ए के अलावा कोई सबसेट है, तो बाय नॉमेनक्लेचर इसको क्या बोलोगे। अगर ये ना इम्पटी के बराबर नहीं है इसका मतलब ये नॉन ट्रिवियल है, अगर ये इम्पटी के बराबर नहीं इसका मतलब क्या होगा, नॉन ट्रिवियल। और अगर ए के बराबर नहीं है तो प्रॉपर, तो क्या नाम दोगे इसको, नॉन ट्रिवियल प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। ठीक है, देन बी इज कॉल्ड नॉन ट्रिवियल प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। अब तुम्हारी सारी जिज्ञासा खत्म हो गई, सारे टर्म आपके सामने आ गए। ठीक है, फाई को ट्रिवियल बोलते हैं, फाई के अलावा सब क्या कहलाएंगे, नॉन ट्रिवियल। ठीक है, ए को इम्प्रॉपर बोलते हैं, ए के अलावा सब क्या कहलाएंगे, प्रॉपर। ऐसा सबसेट जो न तो फाई हो न तो ए हो उसको क्या बोलोगे, नॉन ट्रिवियल प्रॉपर सबसेट। नॉन ट्रिवियल प्रॉपर सबसेट का मतलब क्या, वो ट्रिवियल भी नहीं है और इम्प्रॉपर भी नहीं है, इसका मतलब वो फाई नहीं है, ए नहीं है, उनके अलावा कोई सबसेट है। तो सबसेट से रिलेटेड सारी टर्मिनोलॉजी आपके पास आ गई। ठीक है, ओके। अब थोड़ा अगर आप अब मेरे विद्यार्थी हो तो यू आर रियल एनालिसिस्ट, ग्रेट रियल एनालिसिस्ट ऑन द अर्थ एट प्रेजेंट। इस समय इस यूनिवर्स के कोने में आपसे बेहतर रियल एनालिसिस जाने वाला कोई नहीं है। मैं तो हूं लेकिन मेरे से अच्छा जानने वाले तुम हो, तुम्हारे टक्कर का कोई है नहीं। तो अपनी इज्जत का ध्यान रखना, अगले क्वेश्चन पे अपनी इज्जत का ध्यान रखना। माय क्वेश्चन, एक क्वेश्चन लिखो, अगर सारी बातें समझ रहे हो तो एक क्वेश्चन लिखो। ठीक है, कोई आप आर्टिकल पढ़ते हो या डिफिनीशन पढ़ते हो तो उसका एप्लीकेशन आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, तो एक क्वेश्चन लिखो,
लेट ए एक सेट बनाया मैंने, ठीक है, जो मन कहे वैसे, मैं जैसे बना रहा हूं आप कुछ अलग नोटेशन भी बना सकते हो, ठीक है, एक्स कामा वाई और फिर एक सेट बना दिया एक्स कामा वाई, ठीक है, यानी ए एक सेट है जिसमें एक एलिमेंट एक्स है, एक एलिमेंट वाई है और एक एलिमेंट सेट है खुद एक्स वाई, ठीक है। अब लेट वाई इज इक्वल टू एक्स कामा वाई, ठीक है, वाई आपने क्या ले लिया, एक्स कामा वाई, आपके सामने सेट ए लिखा गया है, सेट वाई लिखा गया है, दोनों सेट आप देख रहे हो ना। अब क्वेश्चन क्या है, माई क्वेश्चन इज दैट कि जो ये y है ये a का सबसेट होगा कि एलिमेंट होगा। अगर आप सारी बातें सबसेट एलिमेंट में बहुत लोग कंफ्यूज रहते साल साल भर, सबसेट नहीं होगा। अब बड़ा मजा आता है मुझे एनालिसिस पढ़ा इतना मजा आता है ना, मैं बताऊं ना तुमको, पढ़ने से ज्यादा मुझे पढ़ाने में मजा आता है, क्योंकि 4-5 खेमा बनता है उसमें, एक सबसेट होगा, एक एलिमेंट होगा, एक दोनों नहीं होगा, एक दोनों होगा, ठीक है। तो कितने लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि सिर्फ एलिमेंट का सिंबल ये है और सबसेट का सिंबल ये है, ठीक है। अब 1 by 1 आकांक्षा अल्टरनेट डे आने वाली लड़की बताओ, ठीक है, एलिमेंट, ठीक है, आप किसके साथ हुई, जो आपका y होगा, y एलिमेंट होगा कि सबसेट होगा कि दोनों में होगा, दोनों में होगा। आती अल्टरनेट डे में बताती सही हो तुम, ठीक है, दोनों में होगा, यानी y एलिमेंट भी होगा x का, a का, और y x का सबसेट भी होगा। कितने लोग इनसे सहमत हो, अगर सहमत हो आगे पूछने की जरूरत नहीं है। कोई असहमत है, सहमत वाले हाथ नहीं उठाए, कोई असहमत हो इनसे तो बताओ, असहमत है आप लोग, अच्छा क्यों असहमत हैं, ठीक है। असहमत होने का मतलब जो ये कह रहे हैं ये गलत है, आप ये कहना चाह रहे हो ना, ठीक है, क्यों नहीं होगा, तो इसका मतलब आपको सबसेट की डिफिनेशन ही नहीं पता है। you have to yeah? अरे सुनो, सबसेट की डिफिनेशन में क्या कहलाता है कि y का हर एलिमेंट जिसका भी सबसेट होना चाहिए उसमें होना चाहिए, यही तो होता है। जैसे a सबसेट आप b कब कहते हो, जब a का हर एलिमेंट b में हो। आप y में देखो एलिमेंट क्या आ रहा है, x, वो a में नहीं है ना। y में दूसरा एलिमेंट क्या आ रहा है, b, वो a में नहीं है ना। इसका मतलब सबसेट की सारी क्राइटेरिया तो पूरा कर रहा है। ईच एलिमेंट ऑफ y इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ a, तो सबसेट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो y इज सबसेट ऑफ a, बिल्कुल सबसेट है वो, y a का सबसेट भी है, क्योंकि यहां जो भी एलिमेंट आ रहे हैं वो यहां भी हैं। मैं ये अच्छा क्वेश्चन है, जानबूझ के आपकी टेस्टिंग कर रहा हूं। एक ऐसा एग्जाम्पल है कि जो सबसेट भी है और एलिमेंट भी है, और एलिमेंट भी है। तो इसको प्रिसाइज वे में लिख लो, ठीक है। इसको लिखना जैसे मैं लिखवा रहा हूं, ये मैं मिटा रहा हूं मैं, ठीक है। सिंस ईच एलिमेंट, ELT का मतलब एलिमेंट, ELT का मतलब एलिमेंट, ELEMENT को मैं ELT लिखता हूं साइड में। ईच एलिमेंट ऑफ y इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ a, इसका हर एलिमेंट इसमें भी है, ठीक है। तो जो ही ये होगा तो फिर क्या होगा, सबसेट की यही तो डिफिनीशन है। तो इसका मतलब y इज सबसेट ऑफ a, ठीक है, y इज सबसेट ऑफ a। और दूसरा एज इट इज y आपका एलिमेंट की तौर भी यहां पे है, लेकिन तीसरे एलिमेंट के रूप में, तीसरे एलिमेंट के रूप में y पूरा का पूरा इसके अंदर भी तो रखा हुआ है, ठीक है। तो आल्सो y जो आपका है वो एलिमेंट भी a के अंदर है। तो ये आपसे एग्जाम, अच्छा जो मैथ एनालिसिस का टीचर होता है ना, आपको इसी मिल जाएगा। एक एग्जाम्पल बनाओ कि एक सेट सबसेट भी हो जाए और एलिमेंट भी हो जाए, ऐसा चाहे जो बना लेना, ठीक है। ऐसा नहीं कि यही रट के जाना, ऐसा कुछ भी बना लेना। इसमें देख रहे हो एक आप बनाए सेट जो सबसेट भी हो गया, इसका साथ साथ एलिमेंट भी हो गया। क्लियर है सबको ये बात ने? अगर न क्लियर हो तो आई रिपीट अगेन, ठीक है। क्लियर?
तो आगे बढ़ते हैं, ये लिख लेना अपने कागज, दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन। एलिमेंट लगाना और सबसेट लगाना, यही तो मेन काम है एनालिसिस में, ठीक है। अब एक डिफिनीशन लिखिए। एक्चुअल में यहां ना देखो ना तो ब्लर हो जाता है कभी कभी। अब एज ए टीचर यहां एक बार लिखो, फिर वहां एक बार देखो लिखा रहा है कि नहीं वहां पे, ठीक है। डिफिनीशन, लेट ए एंड बी टू सेट्स या सिर्फ सेट्स, ठीक है। टू सेट्स लिख दो या सिर्फ सेट्स लिखो, ठीक है, टू सेट्स। देन we say that इन्वर्टेड कामा में लिखना, we say that इन्वर्टेड कामा में A is a proper subset of B if what happens। जब भी डिफिनीशन लिखते हो इसी फॉर्मेट में लिखते हो, इफ के बाद वो कंडीशन बताना है कि कब होगा प्रॉपर सबसेट, इफ अंडर व्हाट कंडीशन, इफ अंडर व्हाट कंडीशन। ए को बी का प्रॉपर सबसेट कब बोलोगे? सबसेट की डिफिनीशन आपके पास है। ए को बी का सबसेट कब बोलते हो? ये सबसेट का साइन है। ए को बी का सबसेट कब बोलते हो? जब फॉर ऑल एक्स इन ए एक्स आपका बी में आ जाए। आपको केवल प्रॉपर सबसेट की डिफिनीशन दिखाना है कि ए बी का प्रॉपर सबसेट क्या हो, प्रॉपर सबसेट कब कहलाएगा। इफ ए का हर एलिमेंट बी में तो हो, प्रॉपर सबसेट का मतलब क्या, बी थोड़ा बड़ा हो जाए, ठीक है। ए का हर एलिमेंट, ए सबसेट तो हो बी का, सबसेट का एडजेक्टिव है प्रॉपर, सबसेट का एडजेक्टिव है प्रॉपर, यानी पहले उसे सबसेट होना जरूरी है और फिर प्रॉपर में कंडीशन देखोगे। प्रॉपर का मतलब क्या होगा कि पूरी तरह से उसके इक्वल ना हो, कुछ एलिमेंट उसमें एक्स्ट्रा हो बी में। तो अब उसी को मैथमेटिकली आपको लिखना, क्या लिखोगे? इफ फॉर ऑल एक्स इन ए, फॉर ऑल एक्स इन ए एक्स इन बी, एक्स मस्ट बी इन बी। सबसेट तो होना जरूरी है कि ए का हर एलिमेंट बी में होना चाहिए। फॉर ऑल एक्स इन ए एक्स इन बी, यानी ए का हर एलिमेंट बी में होना चाहिए। एंड मेन बात है, और एंड के बाद जो बता देगा वो समझ लो उसको कुछ सेट थ्योरी समझ में आ रही है। एंड एक एलिमेंट बी में ऐसा मिले, ठीक है, एंड देयर एग्जिस्ट एक्स इन बी, एक बी में एलिमेंट ऐसा मिल जाए जो ए में न हो, सच दैट एक्स इज नॉट इन ए। ये प्रॉपर सबसेट की मैथमेटिकल डिफिनीशन। बचपन में क्या जानते हो उसमें मैं नहीं जानता हूं, आज के बाद से प्रॉपर सबसेट का मतलब यही है कि ए फॉर ऑल एक्स इन ए एक्स बी में होना चाहिए, यानी ए का हर एलिमेंट बी में होना चाहिए। एंड एक एलिमेंट बी में ऐसा मिल जाए जो ए में न हो, तब आपका ये केस बन जाएगा। अगर ये ए है, ये बी है, अब आपका ए बी, देखो ए का हर एलिमेंट बी में है, ए आप अंदर बनाए हो ना, तो ए का हर एलिमेंट बी में है, लेकिन आपको एक एलिमेंट ऐसा यहाँ एक्स जरूर मिल जाएगा जो बी में तो है लेकिन ए में नहीं है, तो वही लिखा गया है। तो प्रॉपर सबसेट की ये डिफिनीशन होगी। कितने लोग इस डिफिनीशन को समझ पा रहे हो? ठीक है, सारे लोग ना। यू एंजॉय द एनालिसिस। एनालिसिस इज द इजीएस्ट सब्जेक्ट ऑन द अर्थ इफ आई एम टीचिंग। अगर मैं पढ़ा रहा हूँ, ये बड़ा नरक भी करती है बड़ा। अभी क्या, अभी तो बड़ा शुरुआती दौर है, जब रियल नंबर सिस्टम पढ़ाऊंगा या सीक्वेंस पढ़ाऊंगा, मतलब इतना मजा आएगा। अब मैं क्या बताऊं, वो वेट करना पड़ रहा है, वो टाइम नहीं आ रहा है। जब टाइम आएगा मतलब तुम लोग नाचने उचने लगोगे सीट पे खड़े होके कि क्या ही बताया जा रहा है। पहले सर एक बार डांस हो जाए, ठीक है। कौन सा इस समय गाना बढ़िया चल रहा है बॉलीवुड में? झूमे जो पठान। अरे अभी शाहरुख वाली कौन मूवी आई थी जवान में? डंकी तो आने वाली है, 25 को तुम्हारे साथ देखा जाएगा। डंकी देखा जाए। अभी इसके पहले जो आई है, हाँ, तो उसमें कौन सा गाना है जिसमें ऐसे ऐसे करके शाहरुख का, हाँ, जवान, ठीक है, भूल जाता हूं मैं गाना। अच्छा, असल बात रियल एनालिसिस जरूर। तो ये प्रॉपर सबसेट की डिफिनीशन हुई, ठीक है। प्रॉपर सबसेट की ये मैथमेटिकल डिफिनीशन हुई, ठीक है। एग्जाम्पल्स,
बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, एक लिख लो। आपको स्टैंडर्ड सेट में मैंने n बता दिया था, ठीक है, n, ठीक है, n। और आपको स्टैंडर्ड सेट में एक z बना दिया था, ठीक है। तो n z का तो सबसेट है, लेकिन क्या प्रॉपर सबसेट होगा? क्यों नहीं होगा? भांग भांग आगे बैठ जाते क्या कभी दूर। इसके तो सारे एलिमेंट इसमें है, लेकिन इसमें तमाम एलिमेंट ऐसे हैं जो इसमें एक ही आपको चाहिए इसमें मिल जाए, जो इसमें हो लेकिन इसमें ना हो, लेकिन एक से ज्यादा है। देयर एग्जिस्ट का बहुत लोग देयर एग्जिस्ट का मतलब नहीं समझते हैं। देयर एग्जिस्ट का मतलब होता है एटलीस्ट एक मिल जाए, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। देयर एग्जिस्ट का मतलब एटलीस्ट की बात होती है, एटलीस्ट एक मिल जाए जो बी में तो हो लेकिन ए में ना हो, एटलीस्ट एक जेड में मिल जाए जो एन में ना हो। वैसे तो आप देखोगे तमाम मिलेंगे जो जेड में है और एन में नहीं है। तो एन इज n is a proper subset of z, ठीक है। z इसी तरह से बनाना है। अब ये वाला z कभी भूल के बनाए 0 नंबर पा जाओगे एग्जाम में, ठीक है। z में आपको डबल करना है, ठीक है। कैसे बनाते हैं एक बार मैं फिर से सिखाता हूं। ऐसे, फिर इसको थोड़ा बढ़ाओ, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, बहुत यहां बढ़ा देते हैं, यहां नहीं, बस थोड़ा। हम तो बहुत हम पढ़ाते थे पार्ट 1 में एनालिसिस, तो नए नए ताव में लड़के आते थे। मैं बताता हूँ मैथमेटिक्स में 3 डाट बनाना चाहिए, लड़कियां और डाट बनाए चली जा रही हैं, ऐसे रुकी नहीं रही, अगले दूसरे वाली कॉपी में जाकर बना दे रही हैं, दूसरे वाली कॉपी में बना दिया, आधा डाट दूसरे कॉपी में चला गया। अरे 3 ही डाट, मैथमेटिक्स में 3 ही डाट बनता है, ठीक है। तो हाँ, अपने लोग कहां थे? एन इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ जेड, लेकिन आपको रीजन देना होगा वाई। तो बिकॉज मतलब क्योंकि, या एक शब्द और आता है, मैं धीरे धीरे इंट्रोड्यूस कराऊंगा। अभी नए नए हो तो अचानक सारे शब्द नहीं इंट्रोड्यूस करा रहा हूं। फार भी आता है, फार का मतलब के लिए भी होता है और क्योंकि भी होता है, धीरे धीरे मैं आगे बताऊंगा। अभी बिकॉज लिखो, यानी जो प्रॉपर सबसेट ऑफ जेड बिकॉज, ठीक है, बिकॉज जो डिफिनीशन में होना चाहिए वही बात यहां होनी चाहिए। तो इसलिए है क्योंकि n का हर एलिमेंट तो z में है, n का हर एलिमेंट तो z में है, ठीक है। फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, n में एलिमेंट को हमेशा n से दिखाते हैं, तो फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, n z में तो रहेगा ही रहेगा, ये तो तय बात है, ये वाली कंडीशन, ठीक है, ये तो है ही। एंड आपको एक एलिमेंट खोजना है जो z में हो लेकिन n में न हो, क्या होगा वो? सबसे पहला 0 ही होगा आपका, 0 आपका z में है लेकिन n में नहीं है, क्या केवल 0 होगा? कोई भी निगेटिव इंटीजर ले लो, ठीक है। तो एंड देयर एग्जिस्ट, जब भी काउंटर एग्जाम्पल देते हैं तो लोग 20-25 की काउंटर एग्जाम्पल दे देते हैं, एक ही देना है, चाहे वो -1 दे दो, चाहे 0 दे दो, चाहे -10 दे दो, लेकिन एक ही। बहुत लोग सोचते हैं हम बहुत बड़े विद्वान है, 25 काउंटर एग्जाम्पल लिख डाले और -25 नंबर पा गए ब्याज में, ठीक है। काउंटर एग्जाम्पल टेक्निक एक आती है, सिर्फ एक एग्जाम्पल से मुझे खारिज करो, सिर्फ एक एग्जाम्पल से। ये गलती हो गई थी, जल्दी ज्यादा जो स्मार्टफोन से हो जाती है, सोचते कहाँ हम क्या थे, हमारे पास टाइम है, 8-10 देंगे हम। जो ही मैथमेटिक्स अपने प्रिसाइज फ्रेम में काम करती है। काउंटर एग्जाम्पल, अगर किसी चीज को खारिज करना है तो आपको काउंटर एग्जाम्पल देना है, और काउंटर एग्जाम्पल आपको एक ही देना है, एक ही, एक से ज्यादा मत देना है, नंबर कट के 0 हो जाएगा, फिर कहोगे लिख के सब आए थे और पाए 0 नंबर, ठीक है। तो देयर एग्जिस्ट 0 जो कि z में है, एंड देयर इज 0 सच दैट, एंड मत लिखो उसी भाषा में लिखो, सच दैट 0 डज नॉट बिलोंग्स टू n। इस वजह से n प्रॉपर सबसेट है, n प्रॉपर सबसेट है। एक आध एग्जाम्पल आप लोग भी बता दो प्रॉपर सबसेट का। अब वो ना बताना A2 सेट बना लेना 10-5 एलिमेंट का और A2 बता देना है, वो सब कक्षा 10 में चलता है। कोई एक अच्छा सा एग्जाम्पल बताओ जो प्रॉपर सबसेट का हो, ठीक है। एग्जाम्पल 2 आपके पास अभी रियल नंबर में बताया नहीं ना, रियल नंबर यहाँ एक्जियोमेट्रिक इंट्रोडक्शन में बताया जाता है। रियल नंबर पैदा ही नहीं हुआ है, एक निश्चित डेट पे आर पैदा होगा, एक निश्चित डेट पे आर वाज बार्न, आर पैदा हो गया। जैसे पिछले साल आर पैदा हुआ था
पिछले साल जब पढ़ाया था, मुझे याद है 1 मार्च को पैदा हुआ, क्या था 1 मार्च को आर पैदा हुआ था, ठीक है। तो आर की एक पैदा होने की डेट है, अभी आर आपके पास नहीं है, ठीक है। कुछ दूसरा बताओ, इन्हीं दोनों एन जेड के सहारे, एन जेड के सहारे। लेट ए इक्वल टू 2 4 6 8 10 डॉट डॉट डॉट, ये सेट जो इसमें लिखा जा रहा है वो सब क्या है? नहीं, वो तो ठीक है, और उसमें खासियत क्या है? इवन पॉजिटिव इंटीजर। आधे लोगों को कंफ्यूजन ये है कि आधे लोग समझते हैं -2 ये भी इवन है। आपको धीरे धीरे एनालिसिस में आगे कुछ चीजें आगे सिखाई जाएंगी जब रियल नंबर सिस्टम। -2 भी इवन है, -4 भी इवन है, -6 भी इवन है। जो मैं लिखा हूं इसको आप क्या लिखोगे? ये द सेट ऑफ इवन पॉजिटिव, छाप लिए होगे तुम लोग तुरंत, इवन पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, इवन पॉजिटिव इंटीजर। अगर इसी में 0 डाल दिया जाए तो, अगर इसी सेट के अंदर मैं 0 भी डाल दूं तो क्या दिक्कत हो जाएगी? अब प्रश्न होता है 0 इवन होता है कि ऑड होता है? 0 इवन है कि ऑड? आधे लोगों से तहस नहस कर बताओ भाई, तुम लोग इतने दिन से एनालिसिस पढ़ रहे, 0 इवन है कि ऑड है? कुछ नहीं है, ये कौन आपको बता दिया? इवन ऑड में से एक तो पक्का होगा, इवन होगा, वाई इवन होगा। आर्गुमेंट तुम्हारा, तुमने उत्तर सही बताया, आर्गुमेंट तुम्हारा निहायत ही मोहम्मद शमी टाइप छक्का है, ठीक है, मोहम्मद शमी टाइप छक्का कि लग गया, बैट भांज दिए, ठीक है, लग गया, ठीक है, ठीक। इवन इंटीजर की डिफिनीशन जो अभी जो मैं बताऊंगा वो बाद में, जो आप बचपन से जानते हो, इवन की डिफिनीशन क्या होती है? जिसको दो से डिवाइड हो जाए, लेकिन 0 तो 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, तो फिर आपकी डिफिनीशन तो गई ना, ठीक है। तो मेरी वाली बात सुनो, किसी को कोई भी नेचुरल नंबर इवन ऑड कब होगा? इवन तब होगा जब उसे आप 2t टाइप लिख लो, 2t टाइप, जहां t नेचुरल नंबर है, t नेचुरल नंबर है। और ऑड कब होगा? जब वो 2t+1 या 2t-1 टाइप हो, 2t+1 इस टाइप का हो, जहां t आपका नेचुरल नंबर ही है, ठीक है। आप बताओ 0 को कभी आप 2t+1 टाइप लिख सकते हो? किसी भी कोई भी आपको नेचुरल नंबर मिलेगा कि आप 0 को इस तरह से लिख सकते हो? मान नेचुरल नंबर कुछ भी रखोगे ये पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है, इसका मतलब 0 ऑड नहीं है, लेकिन 0 को इस टाइप में लिख सकते हो। ये t नेचुरल नंबर या t इंटीजर में होता है, t ज्यादा इंटीजर में लेते हैं, t इंटीजर में, ठीक है, t इंटीजर में। तो कोई भी ऐसा इंटीजर नहीं मिलेगा कि आप यहां रखो, जैसे 0 भी रख दिए, सपोज यहां 0 भी रख दिए, तब भी आपका 1 पड़ा रहेगा, तब भी 1 आपका पड़ा रहेगा, और फिर 0 बराबर 1 हो जाएगा। इसका मतलब किसी भी इंटीजर के लिए, जहां आप n लिखो यहां z लिख दो, ठीक है, z अपने कॉपी में जहां n लिखो ये z लिख दो। यानी कोई भी इंटीजर इवन इंटीजर तब होगा जब वो 2 सम इंटू सम इंटीजर हो, और कोई भी इंटीजर ऑड इंटीजर तब होगा जब वो 2t+1 टाइप का हो, जहां t इंटीजर हो। फिर से मैं एक बार बता रहा हूं, कोई भी इंटीजर इवन तब होगा जब 2 इंटू सम इंटीजर टाइप हो। ऑड कब होगा? जब वो 2 इंटू सम इंटीजर +1 टाइप हो। क्या आप किसी भी इंटीजर के लिए 0 को इस फॉर्म में लिख सकते हो? नहीं लिख सकते। इसका मतलब ये तो तय है कि 0 ऑड नहीं होगा, 0 इज नॉट ऑड, ये कंफर्म हुआ अभी, 0 इज नॉट ऑड। इवन कब कहोगे? जब 0 को आप इस तरह से लिख सकते हो, ठीक है, तो लिख सकते हो कि नहीं? लिख सकते हो बिल्कुल। जब आपका t इंटीजर में वैरी कर रहा है तो 0 को लिख सकते हो 2 इंटू 0, लिख सकते हो कि नहीं? 0 को लिख सकते हो t इंटू 0, और जहां आपका 0 क्या है? इंटीजर, तो उसे आप 2t टाइप लिख सकते हो, जहां t क्या है? खुद 0 है, और 0 इंटीजर होता है। इसका मतलब दिस इंप्लाइज 0 इज इवन। इसको आप कहीं ब्रैकेट में बना के लिख लो, कोने में, मतलब नोट्स के कोने में कहीं लिख लो, 0 इज इवन इंटीजर। 0 इवन इंटीजर होता है, ऑड नहीं होता है। 0 इज इवन इंटीजर, आज से जान लो, 0 इवन इंटीजर होता है।
जीरो इज इवन इंटीजर, ठीक है। यानी कोई भी इंटीजर इवन आर्ट चेक करना तो ये डिफिनेशन लगाना अब कि अगर आप उस इंटीजर को दो इंटू सम इंटीजर फॉर्म में लिख लो, दो मल्टीप्लाई सम इंटीजर फॉर्म में, तो आपका क्या होगा, वो इवन। आर्ट कब होगा, जब वो टू सम इंटीजर प्लस वन टाइप हो जाए, इस टाइप का, तो वो आर्ट हो जाएगा। तो आपका जीरो कभी भी टू टी प्लस वन टाइप नहीं होगा। टी अगर जीरो भी हो गया, ठीक है, कोई भी टी मिलेगा जेड में कि टू टी प्लस वन जीरो के बराबर हो जाएगा। अगर सपोज थोड़ा इसको समझो कि सपोज अगर मिल ही गया एक इंटीजर टी कि टू टी प्लस वन बराबर जीरो, अगर एक इंटीजर टी मिल ही गया कि टू टी प्लस वन बराबर जीरो, तो टी बराबर क्या आ जाएगा, क्या ये इंटीजर है, क्या ये इंटीजर है, ये तो रेशनल नंबर है, इसका मतलब कंट्राडिक्शन आ जाएगा। इसका मतलब जीरो को कभी भी इस फॉर्म में नहीं लिख सकते, ये टी आपका इंटीजर होना चाहिए। यहाँ क्या जो ही टू एक मान सपोज थोड़ी देर के कंट्राडिक्शन से सोचो, सपोज थोड़ी देर के लिए एक टी मिल ही जा रहा है, एक टी मिल ही जा रहा है कि टू टी प्लस वन जीरो हो जा रहा है, तो टी निकल के क्या आ जा रहा है, माइनस, जो कि इंटीजर है ही नहीं, ठीक है, जो कि इंटीजर है ही नहीं। इसका मतलब जीरो को कभी भी टू टी प्लस वन फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है। हाँ, जीरो को टू टी फॉर्म में लिख सकते हो जहां टी जीरो है, टी की जगह क्या है, जीरो, ठीक है। तो जीरो आपका क्या हो गया, इवन इंटीजर। तो एक बात आज की सबसे बड़ी बात यही सीख के जा रहा है कि जीरो को जो आधे लोग समझते हैं, आधे लोग कहते हैं कि नाइदर इवन नार आर्ट, गलत है। दिस इज क्लियर कट इवन इंटीजर, क्लियर कट इवन इंटीजर, ठीक है। अब बात मैं कर रहा था क्या इसमें जीरो, जब जीरो भी इवन इंटीजर हो गया, जीरो भी इवन इंटीजर हो गया, तो क्या जीरो इसमें आ सकता है, क्या आप कह रहे हो कि जीरो भी इवन इंटीजर है, तो क्या जीरो इसमें आ सकता है, क्यों, हाँ अब तुम धीरे धीरे पकड़, क्यों नहीं आ सकता है, हाँ अरे बहुत, मतलब पैसा होता तुमको अभी दे देता मैं, है नहीं, मेरा सब कैश में पैसा रहता नहीं है, ठीक है। हाँ, कल दे दूंगा तुमको मैं, ठीक है, एक ही रुपया दूंगा, ठीक है। और वो एक रुपया नहीं दूंगा। एक पिक्चर देखा था कोई शिवा द बास, उसमें रजनीकांत एक रुपया देता भिखारी हो जाता है, एक नहीं 2 रुपया दूंगा तुमको। ये है, ये बहुत बड़ी बात इसने बोला, 1 रुपये 100 रुपये के बराबर है, ठीक है। आपका क्या नाम है, ठीक है, वो जिस परिप्रेक्ष्य में बोला कि आपसे 1 रुपया पाना भी 100 रुपये के बराबर है, ठीक है, ठीक है, वो इस परिप्रेक्ष्य में बोल रहा है, ठीक है। गजब गजब आर्गुमेंट। तुम लोगों के तर्क से मुझे बड़ा मजा आता है, तुम लोग जो तर्क देते हो कि 1 रुपया में 100 पैसा होता है, ठीक है, ठीक है। तो आप पॉजिटिव लिख दियो, साफ साफ यहाँ पॉजिटिव लिख दिए हो, ठीक है, इसका मतलब यही आएंगे, ठीक है। तो देन A is a proper subset of n, A is a proper subset of n, n का A प्रॉपर सबसेट होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि A का सारा एलिमेंट तो n में है, A का सारा एलिमेंट तो n में है, लेकिन n में एक एलिमेंट ऐसा मिल जाएगा जो A में नहीं है, सारे 8 वाले, ठीक है, सारे 8 वाले, तो आपको एक लिखना है। तो सिंस एज, एज मतलब क्योंकि, एज मतलब क्योंकि, फॉर एवरी A in A बिलोंग्स टू n, यानी कोई A में लोगे A n में रहेगा, पक्का है, ठीक है। एंड देयर एग्जिस्ट वन इन, ठीक, n, n में 1 है आपका, यानी 1 n में है, ये तो ना, यानी n में एक एलिमेंट ऐसा मिल जा रहा है जो आपका A में नहीं है, ठीक है। सच दैट 1 डज नॉट बिलोंग्स टू A, तो A आपका प्रॉपर सबसेट इस वजह से हो गया। वैसे तो 3 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, 7 भी नहीं, लेकिन जब भी काउंटर एग्जांपल देना तो एक ही, ठीक है। तो A के सारे एलिमेंट तो n में हैं, A के सारे एलिमेंट तो n में हैं, लेकिन एक कम से कम एलिमेंट n में मिल जा रहा है जो A में नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से A प्रॉपर सबसेट है। नोट लिखो, एक नोट पेज, ये लिख लिए ना, सब लोग लिख लिए, तभी आगे बढ़ा जाने के बाद आधे लोग कहते हैं, और गलत कुछ लोग मत उतारा, गलत नहीं, सही उतारना है, ठीक है। नोट, 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 if A is a proper subset of V, then we write
दिस नोटेशन, ठीक है। अगर सबसेट है तो कैसे लिखते थे, ठीक है, ऐसे। और प्रॉपर सबसेट है तो ये बराबर वाला हटा देना है, ए सबसेट ऑफ बी। इसमें भी बहुत लड़ाई है नोटेशन में, लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूं वही फॉलो अप करो, ठीक है। प्रॉपर सबसेट का मतलब ये बराबर वाला हटा देना है। जब भी ऐसा मिला हुआ लिखेगा, आप क्या समझोगे, ए बी का प्रॉपर सबसेट है, ए बी का प्रॉपर सबसेट है। अब नेक्स्ट आर्टिकल लिखो, ऑपरेशन ऑन सेट्स। बस टाइम हो गया, मुझे पता है, ठीक है, आई नो द टाइम, तुम लोग परेशान मत हो, आज बन रहा हूँ। धीरे धीरे आप लोग थोड़ा आदत डालो, क्योंकि आगे अभी तुम लोग नए नए हो तो जानबूझ के हम लोग बहुत मतलब अब जैसे कि अब तुम लोग अपने जैसे वो अगर आज बता दिया तो मुझे बड़ी खुशी हुई। यही तो मैं चाहता हूँ एज ए टीचर। मैं सोचता हूँ टीचिंग बोथ वे कम्युनिकेशन होनी चाहिए, बोथ वे कम्युनिकेशन, न कि एक आदमी लिखा जा रहा है, एक आदमी छाप रहा है, फिर उसमें 2 बार सो गया, ठीक है, 3 बार, जैसे एक बार टिफिन गिर गई तुम लोगों की, एक बार खंडिब्बा गिर गया, एक बार बॉटल गिर गया, ठीक है। एनालिसिस उस दिन मजा आता है जिस दिन कुछ भी न गिरे, पिन ड्रॉप साइलेंस, क्लास एकदम मजा आ रहा है कि सब कुछ चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। बाकी मैं कॉमेडी करता रहता हूँ, ठीक है। ऑपरेशन ऑन सेट्स, तो लेट पहला जो ऑपरेशन है इसमें 1 लिखो। सेट्स पे कुछ ऑपरेशंस होते हैं, थोड़ा बहुत आप इंटर से जानते हो यहां, लेकिन आपको अपने वे में जानना है, ठीक है। यूनियन ऑफ सेट्स, यूनियन ऑफ सेट्स, ठीक है, यूनियन ऑफ सेट्स, यूनियन ऑफ सेट्स। लेट ए एंड बी सेट्स, बी सेट्स, ए और बी सेट्स हैं, ठीक है, ए और बी सेट्स हैं। देन द न्यू सेट, इन दोनों से एक नया सेट बनाओगे। देन द न्यू सेट डिनोटेड बाई दिस सिंबल यू। इसको पढ़ते ए यूनियन बी, पढ़ते हैं क्या, ए यूनियन बी, यानी उन दोनों से एक नया सेट बनाया और उसको इसी तरह से लिखोगे ए यूनियन बी, और इसको पढ़ोगे क्या, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, इसके नीचे लिख दिया ए यूनियन बी। तो ए बी के सहारे एक नया सेट बना रहे हो। अब बताओ इस ए यूनियन बी में कैसे एलिमेंट आएंगे, एलिमेंट और आने की शर्त, आने का रूल क्या होगा। ए यूनियन बी में क्या आप सिखाया जाता है आपको, उसको मैं, हाँ, तो एक्स, ऐसे सारे एक्स आएंगे, एक्स सच दैट एक्स इन ए, एंड नहीं, एंड गड़बड़ कर दे रहे हो, एंड वाला मामला, आर एक्स इन बी, यानी कम से कम एक में, यानी एक में भी हो गया तब भी यूनियन में आ जाएगा, आर यहां आएगा, एक्स इन ए, आर एक्स इन बी। देखो आपको डायग्राम वेन डायग्राम से आपके टीचर समझाते रहे होंगे कि अगर ये ए है, ये बी है, तो ए यूनियन बी पूरा है, ठीक है, यानी यहाँ वाले भी ए यूनियन बी आएंगे, यहाँ वाले भी आएंगे, और जो दोनों में आएंगे। तो ऐसे सिनारियों में आप क्या लिखोगे, एक्स बिलोंग्स टू ए, आर एक्स बिलोंग्स टू बी। एंड लिख दोगे तो केवल बीच वाला आएगा, केवल जो दोनों में हो, केवल बीच वाला, वो इंटरसेक्शन की डिफिनीशन है। तो ए यूनियन बी एक नया सेट बना है, वो कैसे बन रहा है, ऐसे सारे एक्स आएंगे जो आइदर ए में हो, या तो ए में हो, या तो बी में हो, या दोनों में हो। आर का मतलब बहुत लोग समझते नहीं है, ए में हो या बी में हो या दोनों में हो, ठीक है, या दोनों में हो, तो वो सारे ए यूनियन बी में आ जाएंगे। इसी के नीचे लिखना, ये लिख लिए ना, ठीक है, लिख लिए, तब आगे बढ़े, ठीक है। 10 अगर आपका x ए यूनियन बी में, ये लाइन इंपॉर्टेंट, इसको रेक्टेंगल में बनाना, आगे जब आप रियल एनालिसिस पढ़ोगे यही लाइन बार बार यूज होगी। अगर आपका x ए यूनियन बी में है तो क्या इंप्लाई होगा, इंप्लीकेशन इज द रिलीजियस सिंबल ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है। तो क्या इंप्लाई होगा, x या तो ए में होगा या x बी में होगा, और अगर ऐसा हुआ तो ये भी इंप्लाई हो जाएगा। अगर x ए में है, r x बी में है, तो बाय डिफिनीशन आप ए यूनियन बी, x आपका ए यूनियन बी में भी चला जाएगा, तो इधर से भी इंप्लाई हो जाएगा, इफ एंड ओनली इफ, इफ एंड ओनली इफ।
इफ एंड ओनली इफ। ये तो बड़ी ठीक है, ये तो आसान। सबसे महत्वपूर्ण जो मैं पूछता हूं, जो सबसे एक्स्ट्रा, जो ज्यादातर लोग जिस पे बात नहीं करते, नोट, ठीक है, कि यूनियन में आने की ये शर्त है। अगर यूनियन में आया तो एक में होगा कम से कम, x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी। कन्वर्स भी सही है कि अगर x ए में हो या x बी में हो तो x ए यूनियन बी में चला जाएगा, ठीक है। आपको एक चीज सिखाया था, जब इफ एंड ओनली इफ वाले स्टेटमेंट हैं, जो लोग नए हैं वो लिख लेंगे, ठीक है। मैं वहां एक अपना कोटेशन यूज करता हूं, अपनी भाषा यूज करता हूं। क्या यूज करता हूं? इफ एंड ओनली इफ वालों का। जैसे इंप्लीकेशन के लिए क्या यूज करता हूं? जब जब पी होगा तब तब क्यू होगा। आया करो रोज रोज तुम, ठीक है। मतलब रोज रोज आओ तो तुम तो मतलब ISI कोलकाता पहुंच जाओ, ठीक है। आती है साथ जीना साथ मरना, ठीक है। अगर कोई दो चीज इफ एंड ओनली इफ से जुड़ा है तो साथ जीना साथ मरना। अगर ऐसा हो रहा है तो ऐसा होगा, और अगर ऐसा नहीं हो रहा होगा तो ऐसा नहीं हो रहा। तो नोट में लिखो, अगर x डज नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी है तो इफ एंड ओनली इफ, अगर ये नहीं हो रहा होगा तो ये भी नहीं हो रहा होगा। और इसका निगेशन क्या होगा? टेल मी क्विकली। आप वीडियो देख रहे होंगे जो यूट्यूब पे पड़ा, जो नए लोग हैं 5 वीडियो जितनी बार आप देखना है देखो उसको, और वो ऑफलाइन क्लास का ही वीडियो है, उसका नोट्स बना डालो। जो इधर लिखा गया है वो डिसजंक्शन है ना, डिसजंक्शन है। एक स्टेटमेंट ये, एक स्टेटमेंट ये, दोनों को आर से जोड़ा गया है, डिसजंक्शन है। डिसजंक्शन का निगेशन क्या होगा? कंजंक्शन। लेकिन कैसे लिखते हो इसका निगेशन? x डज नॉट बिलोंग्स टू ए, और r का क्या हो जाएगा? एंड, और इसका क्या हो जाएगा? देखो मैं कह रहा था ना, इसीलिए मैं लॉजिक में समय लेता हूं, आगे तुम खुद खेलोगे। आधे लोग निगेशन में नहीं समझा पाते, तुम अपने मन से बताया ना, मैं कुछ भी नहीं बताया, ठीक है। इसका निगेशन यही होगा, ठीक है। तो अगर x ए यूनियन बी में नहीं है तो पक्का दोनों में नहीं होगा, पक्का दोनों में नहीं होगा, ठीक है। दोनों में ही नहीं होगा, क्योंकि एक में भी आया तब तो यूनियन में आ जाएगा, ठीक है। तो निगेशन करना बड़े आसानी से। इस यहां नॉट लिखा तो यहां इफ एंड ओनली इफ, यहां जी रहा है साथ साथ, यहां मरना है साथ साथ। तो यहां जब इसको मारोगे तो इसका मतलब इसका निगेशन, तो इसका निगेशन क्या होगा? x डज नॉट बिलोंग्स टू ए। इसका निगेशन क्या होगा? p है अगर ये स्टेटमेंट, इसका निगेशन क्या होगा? माइनस p, मीन्स x डज नॉट बिलोंग्स टू ए, और r का एंड हो जाएगा, ठीक है, और q का माइनस q हो जाएगा, तो x डज नॉट बिलोंग्स टू b, तो ये होगा। तो कहीं भी अगर पॉजिटिव सेंस वाला लोग ज्यादा जानते हैं, नेगेटिव सेंस वाला मेन होता है। जब भी मैं तो मुझे पता चल गया ना कहाँ गड़बड़ी होती है, क्योंकि आप नेगेटिव सेंस वाले पे देखो, यूजुअल टीचर नेगेटिव सेंस वाले फोकस ही नहीं करता है। कब नहीं होगा ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, होने वाला तो ठीक है। तो x ए यूनियन बी में कब नहीं होगा? जब वो दोनों में ना हो, जब वो दोनों में ना हो, ठीक है। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। Let A and B be sets, then the set or denoted by A उल्टा U। अरे ये सब बोलना मत उल्टा U, मतलब मैं बोल रहा हूँ, मतलब इंटरसेक्शन समझना है। A इंटरसेक्शन B, इसको पढ़ते भी हैं A इंटरसेक्शन B। तो द सेट डिनोटेड बाय ए इंटरसेक्शन बी, यानी इन दो सेट से एक नया सेट बना रहे हो, ए इंटरसेक्शन बी। इसकी क्या डिफिनीशन होगी, कैसे बनाओगे? इसमें ऐसे एलिमेंट आएंगे, x इज सच दैट, इंटरसेक्शन में ऐसे एलिमेंट आएंगे जो दोनों में हो, x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू बी, ठीक है। जिसको आपको टीचर बैंड डायग्राम से समझाते हैं, अगर ये A है ये B है तो ये वाला A इंटरसेक्शन B है, ठीक है। मतलब जो दोनों में आ रहे हो, लेकिन वो सब बचपन की कहानी है, वो सब यहाँ मत बनाना। यहाँ बनाए अगर ये चित्रकारी तो तुम्हारी चित्रकारी नंबर में भी हो जाएगी, ठीक है। यहाँ आपको ये लिखना है, ठीक है। तो A इंटरसेक्शन B, ऐसे एलिमेंट आएंगे इसमें जो A में भी हो और B में भी हो। कंडीशन क्या है? ऐसे x पे कंडीशन क्या है कि A में हो और B दोनों में हो, वही इसमें आएंगे, ठीक है। लिख लिए इसको। 10 ये सबसे ज्यादा यूज होगा। x अगर A इंटरसेक्शन B में है तो इफ एंड ओनली इफ,
इफ एंड ओनली इफ x बिलोंग्स टू a, सेम पैटर्न जैसे यूनियन में था, x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b, ये दोनों साइड से है। इसका यूज आप लोग समझ रहे हो बार बार क्यों सर इसको बहुत इंपॉर्टेंट दे रहे हैं स्टार, क्योंकि आप जब थ्योरम प्रूव करोगे तो अगर x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b आया कहीं आपके प्रूफ में, x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b आया, तो अगली लाइन क्या लिखोगे तुरंत, x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b। और कहीं ये आ गया x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b, तो अगली लाइन तुरंत क्या लिखोगे, x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b। ठीक है, नोट, अब मरने वाली कहानी, साथ जीना साथ मरना, कब ये इंटरसेक्शन में नहीं होगा, x डज नॉट बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b इफ एंड ओनली इफ, इसका निगेशन, इसका निगेशन तो हम नए लड़के भी कर लेंगे, वीडियो देख लेना यूट्यूब में सब पढ़ा। ये कंजंक्शन वाला स्टेटमेंट है, कंजंक्शन वाले स्टेटमेंट का निगेशन क्या होता है, डिसजंक्शन। तो पहले इसको निगेट करोगे, x डज नॉट बिलोंग्स टू a और एंड का r हो गया, और फिर इसका निगेशन। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं कल। ठीक ठीक है, किसी को कुछ पूछना है, मैं 5 मिनट नीचे रुका रहूंगा, वहां के पूछ लेना। ठीक है।